मेरे प्यारे छात्रों, नमस्कार। आज हम लोग बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार के बारे में। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन-सा है? क्या आप ऐसा सोचते हैं कि भारत रत्न? जी नहीं, यदि ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हैं। भारत रत्न केवल भारतवर्ष का सबसे बड़ा पुरस्कार है। लेकिन यदि विश्व की बात की जाए कि दुनिया में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन-सा है, जिसमें सबसे अधिक धन प्राप्त होता है, उस पुरस्कार का नाम है नोबेल प्राइज़। अब नोबेल प्राइज़ के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, एक-एक बिंदुओं पर बात करेंगे और इतना सारगर्भित बात करेंगे कि आपको इससे अधिक कुछ जानने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग एक लाइन पढ़ते हैं, उन लोगों को दिए जाते हैं जिन्होंने पिछले वर्ष के दौरान मानव जाति को सबसे बड़ा लाभ प्रदान किया हो। अब देखिए, पूरे विश्व की बात होती है कि आपका कोई भी ऐसा कार्य हो जो पूरे विश्व के लिए लाभदायक हो, तभी आपको नोबेल पुरस्कार मिलता है। अंग्रेजी में इसी बात को कहा गया है, दोज हू ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग ईयर हैव कन्फर्ड द ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू ह्यूमन काइंड। बात वही है जो मैंने हिंदी में पढ़ा, उसका मतलब यही इंग्लिश में है। तो जो समिति नोबेल पुरस्कार देती है, वह इसी बिंदु के आधार पर नोबेल पुरस्कार देने का निर्णय करती है। अब जरा जान लेते हैं कि नोबेल प्राइज़ की स्थापना किसने किया है। तो नोबेल प्राइज़ की स्थापना अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ने किया है। ये 21 अक्टूबर 1833 को पैदा हुए थे और 10 दिसंबर 1896 को इनकी मृत्यु हुई थी। यहाँ पर एक ध्यान देने की बात है, आप देख रहे होंगे कि मैंने नोबेल का जो स्पेलिंग लिखा हुआ है NOBEL, यही सही है और इसी नाम के आधार पर नोबेल प्राइज़ बना हुआ है। बहुत से छात्र मैंने देखा है NOBLE लिख देते हैं और वह गलत हो जाता है। यह अल्फ्रेड नोबेल एक प्रकार का व्यक्तिवाचक अर्थात प्रॉपर नाउन है, तो स्पेलिंग पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जब भी आप नोबेल प्राइज़ लिखेंगे तो NOBEL लिखेंगे। और ये जो अल्फ्रेड नोबेल थे, बहुत बड़े केमिस्ट थे, रसायनज्ञ थे, विस्फोट के विशेषज्ञ थे और इनके घरों में इनके पिताजी मिसाइल वगैरह का भी निर्माण किया करते थे, जिससे जो है इनके पिता के पास बहुत सारे पैसे थे। कह सकते हैं कि अकूत पैसे थे। तो इसलिए अल्फ्रेड नोबेल को पैसे की कोई कमी कभी नहीं हुई। और एक जो बात रही कि ये जो इतने पैसे कमाए, हालाँकि अभी आपको पता चलेगा कि इन्होंने इतना पैसे कैसे कमाए। तो इतने पैसे कमाए कि वह समाप्त होने वाले कह सकते हैं कि नहीं थे। ये अपने समय के बहुत बड़े विश्व में स्थान रखने वाले एक धनी व्यक्ति थे। और जब ये इनकी मृत्यु होने वाली थी, तो इन्होंने अपना वसीयत तैयार किया और उन्होंने अपने वसीयत के अपने आय का 94% हिस्से से प्राप्त ब्याज पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। जो आज नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, अब यह प्रश्न उठता है कि उसमें पैसा कहाँ से आता है? तो इनका जो पैसा है छोड़ कर के गए हैं विरासत में, उसका 94 पैसा बैंकों में जमा रहता है और उससे जो ब्याज प्राप्त होता है, उसी ब्याज को हर साल नोबेल प्राइज़ के मनी के रूप में दिया जाता है। अभी हम लोग इसको और स्पष्ट करेंगे आगे चल कर के। ये पहली बार नोबेल प्राइज़ सन 1901 में दिया गया। यह बहुत महत्वपूर्ण है, याद करने की आवश्यकता है। हालाँकि इन्होंने अपनी वसीयत 1895 में लिखा था और 1896 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इन्होंने कहा था कि हमारे रुपये को विश्व के कुछ क्षेत्रों में, अभी क्षेत्रों के बारे में हम बात करेंगे, जो सबसे महान कार्य करेंगे, पूरे मानव जाति के लिए काम करेंगे, उन्हीं को दिया जाएगा। तो क्षेत्र कौन-कौन से हैं? तो सबसे पहले है भौतिकी, फिर है रसायन और उसके बाद है शरीर क्रिया विज्ञान, जिसको हम लोग चिकित्सा भी कह सकते हैं। चौथा है साहित्य, पाँचवा है शांति और छठा है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र थोड़ा-सा अलग है, इसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे, कुछ ही मिनटों के बाद। तो यह जो पुरस्कार देने का कार्य है, अब आप तो समझ ही गए होंगे कि इन 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। हमेशा याद रखेंगे 6 क्षेत्र, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। प्रदानकर्ता अब नोबेल पुरस्कार देता कौन है? तो यह स्वीडन और नॉर्वे देते हैं। हालाँकि याद रखिएगा कि नॉर्वे में केवल शांति पुरस्कार दिया जाता है, जबकि स्वीडन में बाकी के 5
भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और अर्थशास्त्र स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है, जबकि शांति का पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। और जो लोग पुरस्कार पाते हैं, तो इसमें क्या मिलता है इन लोगों को? इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। तो पुरस्कार के रूप में एक स्वर्ण पदक मिलता है, एक डिप्लोमा मिलता है और 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना इतना रकम मिलती है। 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना, आप इसको ज़रा जानेंगे कि 1 क्रोना कितने रुपए के बराबर होता है? हालाँकि आपको मैं बतलाऊँ कि यह 10 मिलियन जो क्रोना है, यह करोड़ों रुपए से अधिक होता है। अब आप 1 क्रोना का कीमत भारतीय रुपए में हमको बतलाएँगे। हम ज़रा जानना चाहते हैं कि आप क्रोना के बारे में जानते हैं कि नहीं? इतना मैं आपको बतला दूँ कि स्वीडन की मुद्रा का नाम क्रोना है। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1968 में हुई थी, क्योंकि यह अर्थशास्त्र भी धीमे-धीमे ऐसा महसूस होता गया कि मानव कल्याण के लिए है और फिर वहाँ के लोगों ने अर्थशास्त्र में भी नोबेल पुरस्कार देना शुरू कर दिया, जिसकी स्थापना 1968 में हुई थी। अब ज़रा साझा के बारे में बात कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि एक साथ में कई लोगों को पुरस्कार मिलता है। जैसे शांति का ही पुरस्कार है, तो आपने अभी हाल ही में सुना होगा कैलाश सत्यार्थी और पाकिस्तान की मलाला यूसुफ़ज़ई दोनों को एक साथ दिया गया था। तो अब साझा के रूप में अधिकतम 3 लोगों द्वारा पुरस्कार साझा किया जा सकता है। तो इसी सिद्धांत के तहत यह 2 लोगों को दिया गया। हालाँकि बहुत से पुरस्कार कभी-कभी 3-3 लोगों को दिया जाता है। अगर 3 लोग ऐसे नहीं प्राप्त हो पाते हैं, तो एक ही लोगों को दिया जाता है, लेकिन दिया अवश्य जाता है, जो मानव जाति के लिए, पूरे विश्व के कल्याण के लिए सर्वोत्तम कार्य किया हो। अब जरा मरणोपरांत को लेकर के भी बात कर लेते हैं। किसी को भी मृत्यु के बाद नोबेल पुरस्कार देने का प्रावधान नहीं है। नाम घोषित होने के उपरांत मृत्यु हो जाए तो पुरस्कार मिलेगा। मतलब आप बात को समझ ही गए होंगे। यदि किसी की मृत्यु हो गई हो तो उसको नोबेल पुरस्कार नहीं मिल सकता है। लेकिन घोषणा कर दी गई हो और उसके बाद बीच में ही उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनको नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। अब जरा महात्मा गांधी को लेकर के क्या बात हुई थी, देख लेते हैं हम लोग हैं। गांधी जी को 5 बार शांति के नोबेल हेतु नामित किया गया था, पर मिला नहीं। हालांकि अब क्या कारण रहा होगा, हो सकता है कि स्वीडन यूरोप में पड़ता है और वो लोग जो है यूरोप के लोगों को ज़्यादा वरीयता देते हों। और महात्मा गांधी चूँकि अंग्रेज़ों के नाक में दम कर रखे थे, तो हो सकता है कि अंग्रेज़ सब नाराज़ रहे होंगे कि महात्मा गांधी को तो हम लोग किसी भी प्रकार का पुरस्कार नहीं देंगे, एक कितना हूँ बार अपने को नामित कर लें। तो 5-5 बार किया गया और उन्होंने नहीं दिया। हालाँकि नोबेल पुरस्कार को लेकर काफ़ी कभी-कभी विवाद भी हो जाता है। इसमें कहा जाता है कि आप बढ़िया पैकिंग कर लेते हैं, बढ़िया से आपका नाम है, कुछ लोग आपका नाम रिकमेंड कर दें तो नोबेल पुरस्कार मिल जाता है। ऐसा भी कभी-कभी बातें सुनने को मिलती हैं। तो एक हो गए महात्मा गांधी जी, इनको 5 बार इनका नाम भेजा गया था, लेकिन इनको नोबेल पुरस्कार कभी नहीं मिला। अरविंदो जी को भी श्री अरविंदो जी को भी साहित्य में नोबेल हेतु नामित किया गया था, पर असफल रहे। तो यह भारत के 2 ऐसे नाम हैं जो कई-कई बार नामित किए गए पर नहीं मिला। अब नोबेल पुरस्कार का थोड़ा इतिहास हम लोग डायनामाइट से देख लेते हैं क्या है। देखिएगा यहाँ जो मैंने लाइन लिखी है, एक-एक लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 365 पेटेंट करवाने वाले जो आपके हमारे अल्फ्रेड नोबेल हैं, इन्होंने अपने जीवन काल में 365 पेटेंट करवाए। ये एक बहुत बड़े आविष्कारक भी थे और कई आविष्कार इनके नाम जुड़ा हुआ है। उसमें से एक है डायनामाइट। तो 355 पेटेंट करवाने वाले, आजीवन अविवाहित रहने वाले, इन्होंने कभी विवाह नहीं किया और मानवता के लिए ही काम करते रहे। तो आजीवन अविवाहित रहने वाले, नोबेल की डायनामाइट जो नाइट्रोग्लिसरीन की विस्फोटक शक्ति का उपयोग करती है। अब डायनामाइट विस्फोट कैसे करता है? ये एक से एक चट्टानों को, पहाड़ों को कैसे उड़ा देता है? तो इसके पीछे जो डायनामाइट की शक्ति का मुख्य राज है, वह है नाइट्रोग्लिसरीन। इसी पर क्या हुआ कि अल्फ्रेड नोबेल बहुत लंबे समय तक अनुसंधान कार्य करते रहे, पर काम करते रहे। एक विस्फोट में इनके भाई की मृत्यु हो गई। अब यहीं देखिए एक अजीब बात होती है कि जो कभी-कभी विस्फोटक पदार्थों का या ज़हर का आविष्कार करता है, तो या तो स्वयं या कोई डॉक्टर या उनके घर की ही मृत्यु हो जाती है। तो उनके भाई की मृत्यु हो गई।
अन्य लोग भी डायनामाइट का दुरुपयोग करने लगे। वहाँ के उस समय के जो नागरिक थे, किसी का घर उड़ाना हो, किसी को जान से मारना हो, तो इसको लेकर के लोग डायनामाइट का उपयोग करने लगे। दुखी होकर मानवता के कल्याण हेतु नोबेल पुरस्कार की स्थापना किए। अब यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबल ने नोबेल पुरस्कार की स्थापना क्यों की। क्योंकि डायनामाइट से वो इतने दुखी हो गए कि उनको लगा कि डायनामाइट का आविष्कार करके उन्होंने गलती कर दिया। लेकिन जो आविष्कार हो गया था वो तो हो ही गया था और लोग इसका दुरुपयोग करने लगे। तो इसलिए नोबेल पुरस्कार की स्थापना की बात आई। अब जरा बात कर लेते हैं नोबेल पुरस्कार और भारत। भारत में अनेकों लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है। सबसे पहला नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को मिला। ये 1913 में अपनी बहुत ही विख्यात पुस्तक कविताओं का संग्रह है जिसको हम लोग गीतांजलि कहते हैं। गीतांजलि के लिए इनको नोबेल प्राइज़ 1913 में मिला था। यूँ कह सकते हैं भारत ही नहीं पूरे एशिया महाद्वीप में ये पहले ऐसे इंसान थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था। उसके बाद चंद्रशेखर वेंकट रमण हैं, हरगोविंद खुराना हैं और इसके बाद जो है मदर टेरेसा हैं, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर हैं, अमर्त्य सेन हैं, वी.एस. नायपाल, वेंकट रमन रामकृष्णन, कैलाश सत्यार्थी, अभिजीत बैनर्जी। इस तरीके से हम लोगों ने देखा यहाँ पर 10 नाम लगभग है और ये सभी लोग किसी न किसी तरीके से भारत से जुड़े हुए हैं। या तो उनका जन्म भारत में हुआ है या वो भारत के निवासी हैं। मदर टेरेसा हालांकि अल्बानिया की थी, लेकिन इन्होंने कलकत्ता में रह करके भारतीय लोगों की या मानवता की बहुत बड़ी सेवा की। इसीलिए जो है इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया शांति के क्षेत्र में। और उसके बाद अमर्त्य सेन हैं, ये तो आप जानते ही हैं कि अर्थशास्त्र में पाए थे। और कैलाश सत्यार्थी जो थे वह बच्चों को बचाने के लिए कह सकते हैं कि शांति के लिए ये पाकिस्तान की लड़की मलाला यूसुफजई के साथ पाए थे। और अभिजीत बनर्जी भी अर्थशास्त्र में पाए थे। और वी.एस. नायपाल यह ट्रिनिडाड में पैदा हुए हैं, हालांकि भारतीय मूल के हैं। इनको भी साहित्य में नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ये जो है और रमन ये लोग जो है चाचा और भतीजे थे और ये दोनों लोग जो है नोबेल प्राइज़ पाए थे। तो अब चूँकि इन 10 लोगों का नाम के बारे में एक-एक अगर मैं बतलाता रहूँगा तो खुद एक वीडियो बन जाएगा। आपकी इच्छा हो तो आप स्वयं भी इनके बारे में अलग से पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो हम एक-एक बार एक-एक वीडियो बनाकर आपको भेज सकते हैं। हालाँकि बहुत ज़्यादा वीडियो आपको देखना पड़ेगा, लेकिन यह है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। समय खोने का मतलब है कि थोड़ा आपको समय इस पर देना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि आज जो नोबेल प्राइज़ के बारे में आपने सुना है, यह बहुत ही सारगर्भित रहा होगा, आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक होगा, लाभदायक होगा और निश्चित रूप से आप किसी भी प्रतियोगिता में या कहीं पर भी आप प्रतिभाग करते हैं, तो नोबेल प्राइज़ संबंधित ज्ञान को आप प्रदर्शित कर सकते हैं और यह आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो चलिए मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप इस वीडियो को देखते रहिए, अपने कॉपी पर नोट करते रहिए, याद करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और सफलता की तरफ बढ़ते रहिए। धन्यवाद।